हाँ, गुड मॉर्निंग। अब मैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट और सेकंड में मुख्यतः सेकंड जो है बहुत छोटी यूनिट है, वो आपको लगभग पूरी ही करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। और वो जो क्वेश्चन है वो सारे ही 5 या 6 उसमें टॉपिक है मेन, और वो सभी बड़े उस पर पूछे जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। और या उसी में से जो क्वेश्चन है उसी में से वेव फंक्शन, एनर्जी, या कोई आपके एच का मान, इस तरह से ये निकालने पूछे जा सकते हैं जो आपको पूरे टॉपिक जो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे उसमें सेकंड यूनिट के अंदर। तो मैं फर्स्ट और सेकंड के एक साथ ही ले रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला आपका आ गया डी ब्रोगली परिकल्पना एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, और बोर अभिग्रहित की इससे पुष्टि किस प्रकार से की जा सकती है। हमें पता है कि प्रकाश की तरह ही जो अति सूक्ष्म कण जो होते हैं यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है, वह भी द्वैत प्रकृति को दिखाते हैं, यानी तरंग और कण की तरह व्यवहार करते हैं। और ये हमें पता है ई बराबर एच एम सी स्क्वायर, यानी ये कणीय प्रकृति, और ई बराबर ये तरंग प्रकृति, एच एच न्यू। इन दोनों का जब यहाँ आइंस्टीन इक्वेशन है, प्लांक इक्वेशन है, इन दोनों को जब हम बराबर करते तो एच न्यू बराबर किसके हो गया, एम सी स्क्वायर हो गया, यानी एच सी अपॉन लेमडा हो गया और एम सी स्क्वायर हो गया। जब हमने इसको नीचे की तरफ रखा तो एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर, ये से ये कट गया तो एच अपॉन एम सी आ गया, यानी एच अपॉन पी आ गया। ये हमारे पास है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब ये क्या है कि इससे हमको बोहर अभिग्रहित की पुष्टि यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट पूछा जा सकता है। बोहर पोस्टुलेट क्या था कि यानी कोई भी कण उसी परिपथ में या उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जहां उसका कोणीय संवेग एम वी आर एच अपॉन 2 पाई का सरल गुणज हो। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों घूमने में आवश्यक है कि वो समान कला में हो, और समान कला के लिए क्या होता है कि 2 पाई आर यानी परिधि जो है लेमडा का सरल गुणज हो। तो लेमडा की जगह हमने एच अपॉन 2 पाई रख दिया, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आ गया ये। और ये यहाँ पर इससे पहले आपको मैंने टॉपिक बताया हुआ है ये कंप्लीट। यहाँ पर जो है ये एक तरह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, एक्सरे की तरह व्यवहार कर रही है। यानी एक्सरे के लिए जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ब्रेक इक्वेशन, वो इस पर भी लागू की जा सकती है जहां पथांतर लैम्डा का गुणज होता है। इसी तरह से हमने परिधि भी है लैम्डा का गुणज लिए। अब साई साई स्क्वायर की सार्थकता आपसे पूछी जा सकती है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों निश्चित पथ में घूमते हैं। तो ऐसे में अगर बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों एक निश्चित पथ में घूमते हैं, ऐसे में अगर उसके हम क्या कर ले, वेग ज्ञात कर ले, तो उसकी स्थिति और वेग या संवेग एक साथ एक ही समय पर ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बोर को मॉडल को नकारने में सहायक है। तो क्वांटम यांत्रिकी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताती है, और जहां अधिकतम प्रायिकता होती है उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। ये आपको सारा डिटेल में मैं बता चुका हूँ। साई जो होता है सुव्यवहारित फलन होता है। साई कब होगा सुव्यवहारित फलन, या वेल बिहेव्ड फंक्शन, जबकि क्या हो, वो एकलमानी सतत व परिमित हो यानी सिंगल वैल्यूड, और एकलमानी सतत यानी कंटिन्यूअस, और परिमित यानी डेफिनेट हो, तो वो क्या होगा, वो सुव्यवहारित, ये जिसको हम बोलेंगे वेल बिहेव्ड फंक्शन होगा। अब है श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति। मैंने यहाँ श्रोडिंगर समीकरण लिख दी है। ये आपको ये कार्तीय निर्देशांक के रूप में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में आपको खुद को व्युत्पत्ति इसको करनी है। इसी तरह से बड़े क्वेश्चन में एक विमीय बॉक्स में कण को पूछा जा सकता है। ये उसके लिए तरंग फलन का मान है, ये उसके लिए एनर्जी का मान है, और संभवतः इसमें 0 पॉइंट एनर्जी भी पूछी जा सकती है। 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी हमें पता है कि यहाँ पर आप जीरो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि एन जो होता है वो 1 2 3 इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपके किसका आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 8 ma स्क्वायर। तो ये हो गया आपके 0 पॉइंट एनर्जी जो जीरो के बराबर नहीं होती। तो अब आता है गोलीय निर्देशांक के रूप में, यानी ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यानी आर थीटा फाई के रूप में श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये आपको श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ये फाई, ये जो फाई है इससे हमारे क्या निकलता है, एम का मान निकलता है। यानी एम कौन सा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और थीटा से जो है वो एल और एम दोनों का मान निकलता है। यानी जो दिग्वंशी क्वांटम संख्या यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आर से जो है वो एन का मान निकलता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। एस का मान किसी से भी इसमें नहीं निकलता। यानी श्रोडिंगर इक्वेशन से हम 3 क्वांटम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी, एन, एल और चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या को हम नहीं ज्ञात कर सकते। अब ये आता है क्वांटम नंबर जो है, इनके बारे में डिटेल आप काफी सालों से पढ़ते आए इसको। तो ये एन, एल और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ये आपको स्वयं को देखना है। स्टार्क और जीमान प्रभाव क्या होता है, तो जो स्पेक्ट्रल रेखाएं प्राप्त होती है बोर में, अगर विद्युत क्षेत्र में उसका विपाटन होता है तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमने प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र में इस तरह से बताया। यदि चुंबकीय क्षेत्र में होता है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो जिमान इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जिमान, चुंबक, और इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में उसको स्टार इफेक्ट कहते हैं।
ये अनुप्रस्थ जिमान इफेक्ट कहते हैं, इसको अनुदैर्ध्य जिमान इफेक्ट कहा जाता है। अब आता है कृष्णिका विकिरण व लूमर व पिंचिंग वक्र। तो कृष्णिका विकिरण यानी कि वो जो अपने कृष्णिका कौन सी हो गई, ब्लैक बॉडी, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करती है। जो अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो उसके अगर वक्र हम लेते हैं इस प्रकार से, किसके बीच में उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा और लैम्डा के बीच के जो वक्र होते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, इसको लूमर पिंचिंग वक्र कहते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर इसको लिए, इसके लैम्डा मैक्स के मान ये होते हैं इसमें, यहाँ से ये इसके रिलेटिव, ये लैम्डा है, ये उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा के बीच में ग्राफ हमने लिया है, ये हम बता चुके हैं सारा पहले वाले वीडियो में। अब क्वांटम यांत्रिकी के दो अभिग्रहित आपको बताने हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी किसी भौतिक तंत्र के किसी समय अवस्था को तरंग फलन द्वारा दिखाते हैं। तरंग फलन क्या होता है, वो एक्स वाई जेड और टी समय पर निर्भर करता है, और इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, या तो एक्स वाई जेड टी या आर टी से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। साई जो होता है एकलमानी सतत परिमित होता है, इसको वेल बिहेव्ड फंक्शन कहते हैं। और साई प्रसमयनीकृत होता है। प्रसमयनीकृत के लिए क्या होता है, तरंग फलन और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उसका अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो एक के बराबर होता है। जबकि इसी तरह से अगर लंब कोणीय की शर्त होती है तो दो अलग अलग तरंग फलन लंब कोणीय होते हैं। यदि एक का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और दूसरे का नॉर्मल फॉर्म जो है वो जीरो के बराबर है, उसका इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होता है, ये लंब कोणीय है। जबकि इसमें तो एक के ही होगा, यानी कि साई स्क्वायर ये भी हम एक के बराबर कह सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उसी तरंग फलन का, ये साई तरंग फलन है। तो यहाँ ये होती है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, और ये होती है ऑर्थोगोनल की यानी लंबकोणीयता की कंडीशन। अब है दूसरा, इसमें कहा प्रत्येक चर के सापेक्ष, यानी हमको प्रथम दो अभिग्रहित लिखने हैं। तो प्रत्येक गति के चर यानी डायनेमिक वेरिएबल जो होते हैं, क्लासिकल वेरिएबल होते हैं, उसके सापेक्ष क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर भी बताया। जैसे एक्स के सापेक्ष हमने इस तरह से लिख दिया, वी के सापेक्ष यानी स्थिति ऊर्जा का इस तरह से, पी एक्स है ये संवेग के, तो संवेग के लिए हमने इस प्रकार से आईटा एच और ये डिफरेंशिएशन फॉर्म लिख दिया हमने, और ऐसी एनर्जी के लिए वो इस तरह से हमने लिख दिया। ये पहले सब बताया हुआ है आपको। ऐसी प्लांक अवधारणा में कृष्णिका विकिरण वक्र की, बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई बराबर एन एच न्यू, जहाँ कृष्णिका विकिरण के लिए उसने ये प्लांक ने ये इक्वेशन दी। इससे रेले जीन सूत्र और वीन सूत्र की व्याख्या हुई, जिससे कृष्णिका विकिरण वक्र या ल्यूमर पिंचिंग वक्र को समझाया जा सका। ये यहाँ बड़े क्वेश्चन है, डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, ये आपको पहले बताए जा चुके हैं। अब इसी तरह से यूनिट सेकंड के भी हम देखेंगे। यूनिट सेकंड में हमने क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के रेखिक संयुग्मन के लिए क्या शर्त है। तो हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी परमाणु कक्षकों के रेखिक संयुग्मन के लिए क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। यानी 1s जो है वो 2s 2p के साथ तो कंबाइंड नहीं होगा, लेकिन 2s 2p लगभग समान ऊर्जा के हैं तो वो आपस में कंबाइंड हो सकते हैं। 1s 1s के साथ कंबाइंड हो सकता है, 2s 2s के साथ कंबाइंड हो सकता है, ऐसे 2s 2p के साथ हो सकता है, लेकिन 1s 2 वो 2s या 2p के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता, या तो ऊर्जा बराबर हो या ऊर्जा लगभग समान, उनकी समान सिमेट्री होनी चाहिए। यानी 2pz के साथ हो सकता है, लेकिन 2pz 2px 2py के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अक्ष अलग अलग है। अतिव्यापन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इसके लिए तभी पॉसिबल है जी, तभी पॉसिबल है जबकि समान साइन ऑफ कोफिशिएंट यानी प्लस प्लस वाले से होगा, लेकिन ये इस तरह से अतिव्यापन इसमें संभव नहीं है। ऐसी H2 प्लस के लिए बंद क्रम बताइए, आपसे बंद क्रम पूछे जा सकते हैं। तो हमें पता ही है, हमें बढ़ते हुए क्रम में भरना है। यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल रखते हैं, ये रहे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ मोलिकुलर ऑर्बिटल, जैसे सिग्मा सिग्मा स्टार कर दिया, बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ऐसे H2 प्लस में एक H मान लिया, एक H प्लस मान लिया, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है कि ये बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हाफ कर दिया, तो ये हाफ 2 माइनस 0, इसी तरह हाफ 1 माइनस 0, ये आ गया आपका 0.5। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ ये याद रखना है आपको, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ घट जाती है। आप इससे याद रख सकते हो एक नॉर्मल एग्जांपल से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 है, या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, लेकिन बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती है इसकी तुलना में। अब ये इसके लिए पूछा जा सकता है आपके O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2, इनके लिए भी इसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके लिए चुंबकीय गुण भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वो आपको स्वयं को देखना है। वैसे ये O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन ये डायमैग्नेटिक पॉसिबल है। अब कहते हैं कि कैसे, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, लेकिन इसमें से दो जुड़ गए, तो वो आपके पूरा जो होगा फील्ड ऑर्बिटल आ जाएगा।
एसपी संकरण के लिए तरंग फलन का निर्धारण ज्ञात कीजिए, तरंग फलन का निर्धारण कीजिए, बड़ा टॉपिक है ये आपको खुद को करना है। ऐसे H2+ के लिए एमओटी का निर्धारण कीजिए, ये भी आपको बताया जा चुका है। एसपी sp2 एसपी संकरण के लिए बंद कोण का मान ज्ञात कीजिए। इनका ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर संकृत कक्षक में s गुण संकृत कक्षक में s गुण -1। तो हमें पता है एसपी में कितना होता है हाफ, एस गुण कितना होगा 50-50% होता है ना, एस गुण और पी गुण, हाफ हाफ हो जाएगा तो हाफ हाफ -1 यानी -1 आया तो नीचे कोस थीटा -1 आया तो थीटा 180 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से अगर sp2 लेते हैं तो वहां 1/3 होता है एस गुण, हमें पता है sp2 यानी कितना हो गया यहाँ पर p के हो गया 2/3 और ये 1/3 है, तो यहाँ 1/3 -1 रखा तो -1/2 आया, थीटा 120 डिग्री आ गया। ऐसे sp3 में क्या होगा, यहाँ sp3 में 1/4 होगा तो यह 1/4 -1 यानी -1/3 आ गया, तो माइनस ये 4 ये आ गया, ये पर इसको सॉल्व करें या तो ये 1/4 ये आ गया 1 और ये 4/4 आ गया, यहाँ पर ये से कट गया तो -1 यानी 109 डिग्री 28 मिनट आपके थीटा का मान आएगा। वीबीटी एमओटी में समानता पूछी जा सकती है आपसे, तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपको जरूर करने क्योंकि ये सिंपल आपके क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बेस्ड ही है। तो इसमें हमें पता है कि दोनों ही सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं वीबीटी एमओटी, दोनों के लिए ही, दोनों में ही बंध बनने के लिए क्या है ऑर्बिटल के बीच में अतिव्यापन आवश्यक है, और यहाँ दोनों में ही समान सममिति और लगभग समान ऊर्जा के कक्षा की आपस में संयुक्त होने चाहिए। अब वीबीटी एमओटी में अंतर बताना है आपको, ये तो समानता पूछी, ऐसे अंतर पूछे जा सकते हैं। और एमओटी को श्रेष्ठ क्यों कहा है, तो आपको पता है कि एमओटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को बताती है, एमओटी इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण, जबकि वीबीटी में क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण होता है। यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है डीलोकलाइज हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुकेंद्रित होता है यानी पॉलीसेंट्रिक होता है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है मोनोसेंट्रिक होता है। इसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने गुणों को खो देता है, जबकि वीबीटी में वो क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल अपने गुणों को बनाए रखता है। यानी वीबीटी के अनुसार तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड होता है, स्थानीकृत होता है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोनोसेंट्रिक होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल अपने गुणों को बनाए रखता है। ये किसमें, ये वीबीटी में और एमओटी के मैंने यहाँ लिख दी। अब एमओटी को श्रेष्ठ कहते हैं, मैंने बहुत सारे लिखे लेकिन एक दो चीजें आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमओटी में इसने क्या करा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आता है कि इसने ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक गुण की व्याख्या करी है, जबकि वीबीटी इसको नहीं समझा पाती। बॉन्ड ऑर्डर, अपेक्षित बंध दूरी, बंध सामर्थ्य आदि के मान आपको बताए। इसके अलावा भी मैंने आपको काफी इसमें पॉइंट बताया आपको, जो आपको उसमें देखना है कि इस वजह से एमओटी श्रेष्ठ है। तो मैंने ये आपको बता ही दिया कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक गुण और इसके अलावा चुंबकीय गुण, बॉन्ड ऑर्डर का निर्धारण, इसने ये बताया कि भाई बॉन्ड कोई भी जो है जो नोबल गैसेज है वो एकल परमाणु क्यों होती है, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। अगर हम उसका देखें, मान लो मैं हीलियम का ही निकालता हूँ तो He2 करता हूँ तो He2 बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपके आ जाएगा इस तरह से ½ 2 - 2 यानी ये किसके बराबर हो गया 0। ये बॉन्ड ऑर्डर आपके आ गए यहाँ पर 0। तो ये एकल परमाणु होती है जो भी नोबल गैसेज होती है। इसी तरह से अपेक्षित बंध सामर्थ्य, बंध दूरी, चुंबकीय गुण आदि की व्याख्या भी इसके द्वारा की जा सकती है। ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक है, लेकिन थर्ड ईयर में आपके सिलेबस में तो आपको करना है। एक वीबीटी से हाइड्रोजन अणु के बनने की व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है, आपको करना पड़ेगा, ये काफी बड़ा टॉपिक है ये भी। ऑक्सीजन B2 अनुचुंबकीय क्यों है, तो इसका हमको एमओ चित्र बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर हमको बताना पड़ेगा कि इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का हो गया। ऐसे ही बीएमओ एबीएमओ में अंतर पूछे जा सकते हैं, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अंतर पूछे जा सकते हैं। तो हमें पता है कि जो ये वाला एंटी बॉन्डिंग होता है एक तरह से ऊपर वाला, और ये होता है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की ऊर्जा हमेशा कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में आता है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो यानी यहाँ पर क्या है कि वो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी होगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी ऊर्जा जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ऐसे ही सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अंतर पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको पता है सिग्मा जो होता है वो समअक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो समपार्श्विक या समपार्श्विक अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है, जिससे क्या होता है सिग्मा जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तुलना में, जो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा से। तो ये आपको अंतर है, ये आपको सब बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में, और जो आपके जो आपके सेकेंड यूनिट के वीडियो लिए थे या फर्स्ट यूनिट के लिए, उनमें सब में डिटेल में बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, और आप एग्जाम को अच्छा से करें।
एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।